जहां बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को एक नंबर से मैसेज कर जान से मारने की धमकी दी गई है। सांसद प्रदीप सिंह को नेपाल के फोन नंबर से धमकी मिली है। जेल में बंद कुख्यात दिनेश राठौर के भाई विनोद राठौर पर धमकी का आरोप लगा है। नेपाली नंबर से मैसेज के जरिए ये धमकी दी गई और आपको बता दें कि धमकी देने वाले ने अपने मैसेज में भाई को जेल से छुड़वाने की मांग की है और नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी है। सांसद ने नगर थाने में लिखित आवेदन भी दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं, बीजेपी सांसद को धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि फोन पर मैसेज कर प्रदीप सिंह को धमकी दी गई है। मैं बात करता हूं पहले से, क्रिमिनल का खिलाफ मैं बोलता रहा हूं। एक दिनेश राठौर अपराधी सजा हुआ है उनको आज से 5 साल पहले, और सजा के बाद उनके पूरे परिवार क्रिमिनल हिस्ट्री है। उनका एक भाई है नेपाल में विनोद राठौर, जेल में बंद है। एक भाई विजय राठौर है, वो भी बंद है। तो ऐसे धमकी देते रहता है, पहले भी दिया था। और चूँकि एंटी क्रिमिनल में बात करता हूँ तो इसलिए जो क्रिमिनल का जो गैंग है, गैंगस्टर, ये सब बराबर हमको धमकी देता है। ऐसे धमकी से मैं डरता नहीं हूँ। मैंने इसकी जानकारी थाना प्रभारी को लिखित दिया है और ये जांच का विषय है, जांच करेंगे। तेजस्वी यादव ने अपराध के आंकड़े जारी कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। अब तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन जारी करने पर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने तंज कसा है। जितन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल के आंकड़े जारी करते तो ठीक होगा, जब सीएम आवास पर समझौते होते थे। 2005 के पहले किसी साल का डाटा पहले वो डिक्लेयर करें, उसके बाद इधर का डाटा तैयार करें। इधर तो कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उधर तो कार्रवाई नहीं होती थी। एक अन्य मार्ग में समझौता होता था। तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी, उस समय का डाटा वो अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंपैरेटिव स्टडी हो जाती तो अच्छा रहता। वहीं जितन राम मांझी के आरोप पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासनकाल में सीएम हाउस में अपराधी बैठते थे। जितन राम मांझी के इस आरोप पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बात के सबूत कहां हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के कई नेता अपराधियों के साथ बैठते हैं। हम लोगों ने तो कोई तस्वीर भी जारी की है। कि 2005 के पहले सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था, अपराधियों को आरक्षण दिया जाता था। बेकार की बात है, कहानी है, क्या है, सबूत क्या है? ये सब खाली इधर का उधर, इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग कोरोना ने आए हैं, क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं? अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी? कई ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया है। ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई? सृजन घोटाले वाले कौन लोग? वहीं तेजस्वी यादव के आरोप पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि हिम्मत है तो तेजस्वी ये बताएं कि वो कौन सा अपराधी है जो सीएम हाउस में बैठता है। नीतीश कुमार की सरकार में अपराधी किसी भी दल से हो वो जेल में होते हैं। नीरज कुमार ने एक पुराने अखबार की खबर की कतरन दिखाकर बिहार में जंगल राज की याद दिलाई और तेजस्वी के क्राइम बुलेटिन पर भी खुला चैलेंज देते हुए कहा कि वे अपने दल के किसी प्रतिनिधि को संवाद करने के लिए भेज दें, उनके हर आरोप का जवाब देंगे। झूठ नहीं बोलता। खौफ में आईएएस आम आदमी की क्या विषाद। ये खबर अपने आप में बताता है कि उस समय 15 वर्ष के कार्यकाल की स्थिति क्या थी। आज कौन माई का लाल पैदा लिया है? जो अपराधी, अरे किसी भी दल का व्यक्ति रहे, हमारे दल का रहे, किसी दल का रहे, सहयोगी दल का रहे, विरोधी दल का रहे, अपराध करोगे तो लाल घर जाओगे। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि एक अन्य मार्ग में बैठ रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं माननीय तेजस्वी यादव जी को कि अगर ऐसे दस्तावेज हैं तो उसको सार्वजनिक करिए, उसको तुरंत संज्ञान में लेंगे या तुरंत जेल। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। आप अपराध का तो सूची जारी करते हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई
में बोलने से कतराते हैं, यही दुर्भाग्य है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि आप जगह तय कर दीजिए, जो भी आपका, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, आपकी पार्टी की ओर से जो भी है, आप जो आपराधिक बुलेटिन जारी करते हैं और जो की गई कार्रवाई है उसको हम भी बताएं। तेजस्वी यादव ने अपराध के आंकड़े जारी कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के आंकड़ों को झूठा और जनता को गुमराह करने वाला बताया है। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल को याद करे तो मंत्री जयंत राज और श्रवण कुमार ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। झूठे आंकड़े पेश कर तेजस्वी जी किसे गुमराह करना चाहते हैं? तेजस्वी जी के झूठे आंकड़े के चक्कर में बिहार की जनता नहीं पड़ने वाली। तेजस्वी जी को अपने माता पिता के शासन काल के आपराधिक घटनाओं के आंकड़े बताने में शर्माती है क्या? लालू राबड़ी जी के शासन में बिहार में हुए 118 नरसंहारी घटनाओं का पहले तेजस्वी जी जवाब दें। शिल्पी गौतम हत्याकांड की याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। सिवान में चंदा बाबू के बेटों के साथ क्या हुआ? उस घटना के पीछे कौन था? पति पत्नी के शासनकाल को लोगों ने ऐसे ही जंगल राज नहीं कहा। जो भी क्राइम बुलेटिन तेजस्वी जी अगर जारी कर रहे हैं तो उन्हें उनके घर में ही उस क्राइम बुलेटिन को दिखाना चाहिए, अपनी पार्टी के लोगों को दिखाना चाहिए। उनके पार्टी के लोगों को अगर अच्छे से दिखा देंगे अगर क्राइम बुलेटिन, और अगर उनके पार्टी के लोगों में समझदारी आ जाएगी तो खुद ब खुद बिहार में क्राइम जो ऐसे कम है ही और घट जाएगी। बिहार की जनता जान चुकी है कि इनके बैठक से बिहार की जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब सदन चलता है तो सदन में जाने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। सदन में कोई सवाल उठाने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। सदन में कोई सवाल, जनता के सवालों को उठा नहीं रहे हैं। और पूरे बिहार में सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है और शिक्षकों को क्लास वाइज स्लॉट निर्धारित किए जा रहे हैं। लेकिन पटना के डीआरसीसी सेंटर पर बिजली काटने से काउंसलिंग ठप है। आलम यह है कि अंधेरे में सभी शिक्षक कतार में लगे हैं और गर्मी से परेशान हैं। शिक्षकों की माने तो तय समय पर पहुंचने के बाद भी वेरिफिकेशन शुरू नहीं हुआ है। डीआरसीसी सेंटर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सक्षमता पास टीचर्स की काउंसलिंग हो रही है और इस दौरान से पटना के डीआरसीसी सेंटर पर बिजली बाधित है, यानी अंधेरे में जो शिक्षक हैं वो कतारबद्ध हैं। और ये पटना की तस्वीर है, यानी राजधानी की, जहां पूरी सरकार रहती है। सचिवालय है, यहां बगल में आपको जिलाधिकारी कार्यालय है, इसके साथ साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी है, तमाम अधिकारी हैं। कितने देर से हैं आप लोग मैडम? कितने देर से हैं? 3 घंटे से। 3 घंटे से हैं? जी सर। क्या जवाब मिल रहा? सब कुछ नहीं, बस लाइट, बारिश हुई है, लाइट कट गई है। उसके बाद बैठे हुए थे, अभी नंबर आया था। बैकअप व्यवस्था होनी चाहिए थी ना, लाइट जी सर, जनरेटर का तो व्यवस्था होना चाहिए था कम से कम। क्या नाम हुआ आपका? सर रागनी रानी। देखिए, किसी प्रकार से कॉपी से, कागज से, दस्तावेज से लोग पंखा बनाकर गर्मी से बचने की जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये नाकामयाब हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और उमस से हर कोई परेशान है। यहाँ देखिए, ये टॉर्च है और इसके बाद यहाँ से वेरिफिकेशन करेंगे। कर्मी भी पसीने से तरबतर हैं और अधिकारियों को जानकारी है। देखिए कैसे सेल्फी ले रहे हैं। जो सेल्फी भी लेना है, उसके बाद बायोमेट्रिक एक तरह से जो वेरिफिकेशन होना है, उसमें भी परेशानी हो रही। कुछ और टीचर है, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, कितनी देर से लाइन में थी आप? आ जाइए। 3 घंटे। 3 घंटे से परेशानी बहुत हो रही। लाइट है ही नहीं? नहीं, जब से आए लोग लाइट ही नहीं। 3 घंटा तो लगना नहीं है। नहीं। क्या टाइमिंग थी आपकी? 1:30 से 3:30 तक। 3 बजे तक। 3 बजे तक जी। ये बताइए, कितने देर पहले यहाँ आई आप? आए 12 बजे। 12 बजे आ गई आप? जी, इसके अंदर मतलब 12 बजे नहीं, 1 बजे बुलाया गया है। जी। मैं दरभंगा से आई हूँ। दरभंगा से आई हूँ। हाँ जी। क्या परेशानी हो रही है? थोड़ा गर्मी का तो इशू है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम है तो करना पड़ेगा। हाँ, मौसम की वजह से शायद इसलिए बिजली चली गई। जब बारिश होती है बैकअप होना चाहिए ना? होना चाहिए, लेकिन चाहिए तो बहुत सारी चीजें, लेकिन। क्या नाम हुआ आपका? निधि भागवती। और टीचर है, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर पटना में। हालत खराब है? जी सर, काफी गर्मी है सर, लाइन के लिए भी तब दिक्कत है सर। कौन से स्टेप पर हैं अभी आप? सर हम 22 पे। नहीं, स्टेप कौन सा है? पहला है, दूसरा? अभी ये है 4th है। अभी यहाँ के बाद फिर होना है वेरिफिकेशन आपका ना? जी।
क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। इस हाल में भी काम अभी किसी प्रकार से वो जारी रखे हैं, क्योंकि बिजली नहीं है, पंखा नहीं है और गर्मी में भी लाइट जलाकर किसी प्रकार से ये जो स्लॉट है उसके आधार पर काम कर रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? जी सर, लाइट नहीं है, जो मतलब कि अधिक करने में बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है ना? बहुत ज्यादा सर। कैसे फेस कैसे देख रहे हैं आप? फेस सर वही देख, लाइट जला के सारा कुछ करना पड़ रहा है, मोबाइल का टॉर्च और पूरा गर्मी के साथ में सारा सिस्टम ठप है, नेट भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए, अंदर आने के बाद तस्वीरें कुछ और दिख रही है। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार पटेल सर। देखिए, ना नेट है ना सिस्टम ऑन है। अब किसी प्रकार से बायोमेट्रिक जो एक तरह से प्रमाण है उसको ये लोग मिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी काम ठप है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सेल्फी कैसे ले रहे हैं, और इसके साथ साथ तमाम जो सिस्टम है देखिए सब ऑफ हो चुका है, सिस्टम ठप है। और यहाँ पर शिक्षा विभाग से भी यहाँ है अधिकारी और कर्मी। क्या परेशानी हो रही है? वही लाइट नहीं है। हाँ, लाइट 3 घंटा से कटे हुए। मतलब काम कैसे करेंगे आप लोग? काम वही इन्वर्टर जला कर रहे हैं। इन्वर्टर कहाँ काम कर रहा है? ना वही यहाँ सिस्टम में काम नहीं कर रहा, फिर भी कुछ इन्वर्टर में से सिस्टम काम नहीं कर रहा? नहीं कर रहा सर। आज वाला स्लॉट कैसे मैनेज करेंगे आप? शाम तक रहेंगे 8 बजे तक। 8 बजे तक एक्स्ट्रा करेंगे? एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन उसका हर्जाना टीचर थोड़े देगा। नहीं टीचर नहीं तो सरकार ना समझेगी। सरकार समझेगी। अधिकारियों को सूचना दे दिए हैं आप? हाँ दे दिए। जनरेटर कहाँ है? जनरेटर खराब हो गया। जनरेटर खराब हो गया। क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद मुश्ताक अहमद। शेड्यूल जारी किया गया, जब स्लॉट बुक किया गया, जब टीचर को बुलाया गया, तो आखिर बैकअप का इंतजाम क्यों नहीं है? कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, पटना एयरपोर्ट अब हाईटेक होगा। एयरपोर्ट अब हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। अब ये नए लुक में दिखने वाला है। पटना एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज सीएम नीतीश कुमार खुद एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। सीएम नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। जो नए टर्मिनल बन रहे हैं उस बिल्डिंग का काम जल्द पूरा करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। सीएम नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, और इसके साथ ही जो और मौके पर अधिकारी थे उनकी मौजूदगी थी। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर जो नया टर्मिनल बन रहा है उसका जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। और ये तस्वीर उस वक्त की जब सीएम नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है वो कई सारी सुविधाओं से लैस होगा, और फिलहाल जो पटना एयरपोर्ट पर सुविधाएं थी जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ता था, यात्रियों को, अब वो उनके सामने परेशानी नहीं होगी। और नया लुक जो है वो पटना एयरपोर्ट का देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पटना एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारीकरण किया जा रहा है। और यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।